मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं। दूसरे राज्यों में लगातार चुनाव प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। झारखंड के रांची में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में मुख्यमंत्री ने जनता से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की है। और चलिए सीधा आपको रांची लिए चलते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधा सुनवाते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग विकास से वंचित रह जाता था, मुख्य धारा में आने से वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, आपकी इस परेशानी को समझते हुए हमारे राज्यों का गठन करने और हमें न्याय दिलाने का काम सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए इन राज्यों का गठन किया था। इन राज्यों की स्थापना हुई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम तेजी से देश के अंदर हो रहा है। हमें गर्व है कि भाइयों बहनों, एक आदिवासी समाज में पैदा हुई, आज एक सामान्य परिवार में पैदा हुई देश की प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और ये पूर्व के समय में संभव नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, पूर्व के समय में ऐसे पदों पर अगर चयन होता था, मनोनयन होता था, तो किनका होता था? ये प्रश्न क्यों मेरा नहीं है कि ये प्रश्न मैं कर रहा हूं या ये मंच पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न देश के हर एक व्यक्ति का है कि एक समय था मनोनयन कुछ लोगों का होता था, उनकी पहले से ही जो है एक पंक्ति अलग बना दी जाती थी, एक लाइन अलग लगा दी जाती थी कि मनोनयन होंगे तो इन्हीं लोगों में से होंगे, एक खास वर्ग के लोगों के होंगे। आज मनोनयन ऐसे लोगों का हो रहा है, ऐसे समाज से आए हुए लोगों का हो रहा है जो समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हैं, आदिवासी है, वनवासी है, समाज के वंचित वर्ग के हैं, उन सबको आज मनोनयन का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समय में ही संभव है, माननीय मोदी जी के समय में ही संभव है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने पिछले वर्ष, आप सबको याद होगा, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उन्हीं हाथों आकर यहाँ की पावन भूमि को नमन करके, उस माटी का तिलक करके आगे देश के विकसित भारत का संकल्प लिया था। और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार आदिवासी समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी समाज सहित वंचित समाज को केंद्र में रखकर आज योजनाओं को बनाया जा रहा है। 2014 से पहले का समय हम सबको स्मरण में जरूर आना चाहिए कि वो कैसा समय था जब योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज हमारी विचारधारा का मजबूत होना, भारत का शक्तिशाली होना, देश का विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होना, इस बात का सबूत है कि भारत अब मजबूत हाथों में है, भारत अब मजबूर हाथों में नहीं है। भाइयों बहनों, देश के अंदर चलने वाली अनेक योजनाएं जिनके बारे में अभी जब संजय सेठ जी यहां से बोल रहे थे तो संजय सेठ जी ने बहुत विस्तार से बताया। आज माताएं बहनें क्या कहती हैं? वो कहती है गैस का चूल्हा मिल गया, मुझे मकान मिल गया, मेरे घर में पानी आ गया, मेरे घर का शौचालय बन गया। भाइयों बहनों, मुझे आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल गया। आज लखपति दीदी ड्रोन दी दिया, या गरीब कल्याण करने की योजनाएं हो, या कोरोना महामारी जिस समय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, घर के चूल्हे बंद होने के कगार पर आ गए, भूखे पेट सोने की नौबत आ गई, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि देश के एक अभिभावक के रूप में, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, बेटे बेटियों
पहाड़ में जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। कुमाऊं से गढ़वाल तक जंगल धधक रहे हैं। फायर सीजन में अभी तक 762 आग की घटनाएं हुई है, जिससे वन विभाग अभी तक 21 लाख का नुकसान झेल चुका है। वहीं जंगल की आग से 4 लोग अभी तक घायल हुए हैं। उत्तरकाशी में भी कई जगह पर आग की चपेट में जंगल आ रखे हैं और तस्वीरें डुंडा रेंज से सामने आई, जहां पर पिछले 2 दिन से आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। जंगलों की आग से इलाकों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। जंगली जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। उत्तरकाशी में जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है, उसके चलते जो जंगलों में लगातार आग देखने को मिल रही है। इस समय डुंडा रेंज के बरसाली के पास के जंगलों में हम खड़े हैं। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो आग है लगातार फैलती जा रही है। और जो डुंडा रेंज के जो जंगल है बरसाली गांव के नीचे, वो इस समय जल रहे हैं। इसके अलावा जो मुखेम रेंज है, वहां भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। जो बड़ाट रेंज है, वहां पे भी लगातार घटनाएं सामने आ रही है। तो कह सकते हैं कि गर्मी बढ़ते ही जो आग है विकराल रूप ले रही है, और जो वन संपदा है उसको लगातार नुकसान हो रहा है। और हालांकि कह सकते हैं कि जो वन विभाग की जो टीमें हैं लगातार मौके पे डटी हुई है। आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, डुंडा रेंज, उत्तरकाशी। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में कुछ ही दिन बाकी हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम के लिए अभी तक 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इसमें केदारनाथ धाम के लिए अभी तक 6,33,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बद्रीनाथ के लिए 5,33,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। वहीं गंगोत्री के लिए 3,29,000 और यमुनोत्री के लिए 2,92,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चारधाम यात्रा में पिछले साल 56 लाख के आसपास यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे और इस बार भी संख्या के और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। इसके लिए राज्य सरकार हर मोर्चे पर अपनी तैयारियां कर रही है। इसी के तहत आज चारधाम यात्रा रूट से जुड़े जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। देहरादून में भूकंप आने, लैंडस्लाइड होने और अस्पताल में आग लगने की सूचना पर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को परखा। इसी तरह से यात्रा रूट से जुड़े हुए जिलों में भी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया, ताकि आपदा की स्थिति में रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जा सके और कमियों को दूर किया जा सके। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और भविष्य में अगर इस तरह की, भगवान न करे, कोई इस तरह की आपदाएं हों, अगर होंगी तो हमारा सिस्टम तैयार है। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों में प्रशासन युद्धस्तर पर जुटा हुआ है। जिस तरह से अभी तक चारधाम यात्रा के लिए 18 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार की चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, चारों धामों की यात्रा पर पहुंच सकते हैं। और इसी के मद्देनजर शासन और प्रशासन की अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, जो नज़ारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये एक मॉक ड्रिल है जो चारधाम यात्रा रूट से जुड़े तमाम जिलों में इस तरह की मॉक ड्रिल आज कराई जा रही है। हम अभी देहरादून में मौजूद हैं। देहरादून के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सूचना ये मिली है कि 5.8 तीव्रता का अर्थक्वेक देहरादून में आया और उसके चलते ये GGIC एक स्कूल है राजपुर रोड पर, यहाँ पर बिल्डिंग ध्वस्त हुई है और इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो फंस गए हैं बिल्डिंग के अंदर। उनको रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। इसी तरह से देहरादून के दूसरे हिस्से में पुरकुल में लैंडस्लाइड की सूचना है, तो दून मेडिकल कॉलेज में इसी तरह से फायर इंसिडेंट होने की सूचना मिली है। और तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो SDRF हो, NDRF हो या प्रशासन के लोग हों, वो एक तरह से मॉक ड्रिल यहाँ पर कर रहे हैं ताकि यात्रा के दौरान चुस्त दुरुस्त इंतजामात रहें। रही है कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवार, न्यूज़ 18 देहरादून। चारधाम यात्रा के रूटों में मॉक ड्रिल हो रही है। पौड़ी के श्रीनगर में भी प्रशासन ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखा। श्रीनगर के डुंगरी पंथ में क्षेत्र में भूकंप से स्कूल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और स्कूल से बच्चों को बाहर निकाला गया। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हर स्थिति से निपटने के लिए हरिद्वार में भी मॉक ड्रिल की गई। NDRF, SDRF और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने हिस्सा लिया। प्लानिंग के तहत हर की पैड़ी के पास से यात्रियों का दबाव बढ़ जाने की वजह से भगदड़ की सूचना
फ्लैश की गई, जिसमें कई श्रद्धालुओं के गंगा में बहने की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। घटना पर क्विक रिस्पांस करते हुए एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई और राफ्टिंग के जरिए बह रहे लोगों को बाहर निकाला, अस्पतालों के लिए भेजा। आज हमें सूचना मिली थी सीसीआर के माध्यम से कि उक्त घटनास्थल पर कम से कम कुछ लोगों के अफरा तफरी और पानी का जलस्तर बढ़ने से कुछ अफरा तफरी बच गए। तो हम इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा कि 7-8 लोग बह रहे हैं पानी में। इस पर तुरंत हमारी टीम एसडीआरएफ द्वारा अपनी राफ्ट और अपने इक्विपमेंट के साथ पानी में उतरे और 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बद्रीनाथ धाम पहुंची और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कामों का स्थायी निरीक्षण करते हुए बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। साथ ही मुख्य सचिव ने कपाट खुलने तक सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए निर्देश दिए अधिकारियों को और साथ ही राधा रतूड़ी ने मास्टर प्लान के कार्यों को तेजी के साथ पूरा करने के लिए निर्देशित किया। वहीं मुख्य सचिव ने केदारनाथ का भी दौरा किया और केदारनाथ में यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने यहां भी निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम में कल देर रात जबरदस्त बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बद्रीनाथ धाम ढक चुका है और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में 11 दिन अभी बाकी हैं, लेकिन धाम में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से मास्टर प्लान के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं धाम में कपाट खुलने की तैयारी भी प्रभावित हुई है। हेमकुंड साहिब तक भारतीय सेना ने बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया और हेमकुंड साहिब तक पहुंचे। सेना के जवानों के साथ गुरुद्वारा ट्रस्ट के सेवादार भी मौजूद रहे और टीम के हेमकुंड साहिब पहुंचने के बाद साल की पहली अरदास की गई। गुरुद्वारा प्रांगण के मुख्य द्वार को खोला गया। इस दल में सेना के 35 सदस्य और ट्रस्ट के 15 सेवादार शामिल हुए। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं और 20 मई तक हेमकुंड साहिब में भी सभी व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएंगी।